नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग अपने पिछले कक्षा में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इकाई 14 ध्वनि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन एवं तरंगे और ध्वनि के प्रकार के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे ध्वनि का संचरण। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं? वो है ध्वनि का संचरण। तो प्रयोगों के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए कैसा चाहिए, क्या चाहिए? माध्यम, है ना। किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या है? ध्वनि की जो संचरण है, संचरण के लिए किसकी जरूरत होती है? किसी भी माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, माध्यम की जरूरत होती है। वो चाहे ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस रूप में हो सकती है। ठीक है, तो ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है। यानी अगर कोई चीज होगी ही नहीं तो वहां पर क्या होगा? ध्वनि का संचरण नहीं होगा। और जो ठोस वस्तु होते हैं उसमें जो है ध्वनि का संचरण सबसे ज्यादा होता है ना। जैसे कोई ढोलक हो, आप किसी चीज को पीटो तो क्या होगा? उसमें जो है ध्वनि जो है खूब सुनाई भी देगा और उसका संचरण जो है अच्छे से होगा। तो हम लोग एक एक करके बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस में। ठीक है, ठोस पदार्थों में, ठोस में ध्वनि का संचरण। ठीक है, ठोस में ध्वनि का संचरण। तो एक क्रियाकलाप दे रखा है, जरा आप उसको देखिए। ठीक है, आपके किताब में 14.3 एक क्रियाकलाप है। इसके जरिए हम लोग क्या समझते हैं कि ध्वनि किस तरह से ठोस पदार्थों में संचरण होता है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये जो पिक्चर दे रखा है, इसमें क्या है? इसमें जो है एक, आप देख रहे हो एक खिलौना वाला टेलीफोन पकड़ रखा है, एक धागा, है ना। तो टिन के दो डिब्बे लीजिए। क्या चाहिए इसके लिए? ये खिलौना टेलीफोन है, तो इसके लिए टिन के जो है दो डब्बे ले रखे हैं। प्रत्येक डिब्बे के तली के बीच में एक छिद्र। ठीक है, इस डिब्बों में क्या कर रखा है? एक छिद्र कर रखा है। और इन छिद्रों में लगभग 10 से 20 मीटर लंबा क्या लेना है? एक धागा लेना है। और प्रत्येक धागे के सिरे पर एक पिन लगाइए। ठीक है, और मित्र की सहायता से आप क्या करेंगे? दोनों डिब्बों को एक दूसरे से इतनी दूर ले जाए कि धागा कैसा रहे? खिंचा रहे, है ना, और तना रहे, यानी खिंचा रहे। तो आप अपने मित्र को बुलाइए और आप क्या कीजिएगा? एक सिरा उनके हाथ में दे दीजिए और एक आपके हाथ में। और इस तरह से खींचना है कि वो कैसा रहे? वो स्ट्रेट रहे, ठीक है, तना रहे। आप क्या करेंगे? आप अपने मित्र से बातचीत, आप क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे। तब क्या होगा? ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार जो है, तो क्या होगा? अगर आप बात करोगे तो ध्वनि सुनाई देगा। अब देखिए, एक मेज रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या रखा हुआ है? एक मेज रखा हुआ है। और मेज के किनारे पर ठोकने से, अब यहाँ पर आपने ऐसे सर रखकर ऐसे कान लगा रखा है और दूसरा क्या कर रहा है? आपका मित्र ठोक रहा है उसको। ठीक है, मेज का ठोकना, ऐसे जोरों से उसमें पीट रहा है। तब क्या हुआ? एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर क्या सुनाई देता है? आवाज सुनाई देता है। तो इस परीक्षण से क्या निष्कर्ष निकलता है? कि ध्वनि का संचरण ठोस में होता है। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, इस परीक्षण को आप अपने मित्र के साथ करके देखिएगा। तो आपको क्या पता चलेगा? कि ठोस में जो है ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, चलिए, अब जो है द्रव में संचरण। अब हमने ठोस में ध्वनि का संचरण देखा, अब हम क्या देखेंगे? द्रव में
ध्वनि का संचरण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ठोस में हमने देख लिया। अब किस में देख रहे हैं? द्रव में। ठीक है, द्रव में ध्वनि का संचरण। तो इसमें भी एक परीक्षण दे रखा है, जिस परीक्षण में क्या कर रखा है जरा देखते हैं। तो हम लोग द्रव में ध्वनि का संचरण देखने के लिए एक परीक्षण को देखते हैं। ठीक है, जो आपके किताब में जो 14.4 एक परीक्षण दे रखा है, जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि द्रव में जो है ध्वनि का संचरण होता है या नहीं। तो इसमें क्या कर रखा है? दो पत्थर के टुकड़ों को ले रखा है, देख रहे हो ना, दोनों हाथों में क्या है? एक एक पत्थर के टुकड़े को ले रखा है। उसके बाद फिर क्या करना है? बाल्टी में, इस बाल्टी में क्या ले रखा है? पानी ले रखा है। और पानी में क्या कीजिए, आप अपना दोनों हाथ डालकर इन दोनों पत्थरों को आपस में टकराए। ठीक है, आपस में टक्कर मारिए, तब क्या होगा? आपको ध्वनि सुनाई देगा, है ना। जब आप इसमें टकराते हो तो क्या होगा? ठोस के उतनी नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, आपको ध्वनि सुनाई देगा। तो इसे ये स्पष्ट है कि ध्वनि का संचरण किसके द्वारा भी होता है? द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, अब जो है अगला हम देखते हैं वायु में ध्वनि का संचरण, यानी गैस में, है ना। तो अगला हम लोग क्या देख रहे हैं? तो इस परीक्षण से आपको पता चल गया ना कि द्रव में भी क्या होता है? ध्वनि का संचरण होता है। अब हम लोग देखते हैं वायु में ध्वनि का संचरण। ठीक है, वायु में ध्वनि का संचरण। ठीक है, वायु में ध्वनि का संचरण। तो जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है, तब क्या होता है? तो सबसे पहले वो अपने निकट के वायु के कण में कंपन उत्पन्न करता है, और ये कण आगे जाकर क्या करते हैं? आगे के कणों को भी कंपित करता है। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण में कंपन करने लगते हैं और आपको ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है? जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो पहले क्या करता है? पहले अपने पास के वस्तु को वो हिलाता है ना। पास के जो है, जो कण है, उनमें कंपन उत्पन्न करता है। फिर इस तरह आगे बढ़ते 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 क्या होता है? आपके कानों तक वो ध्वनि सुनाई देता है। अब जो है एक क्रियाकलाप बोल रखा है, वो देखिए क्या है। एक धातु अथवा कांच का एक पूर्णतः सूखा ग्लास लीजिए। अब क्या लेना है? जो है धातु का या फिर कांच का। ठीक है, धातु का या कांच का। चलिए, तो एक सूखा हुआ ग्लास लीजिए। उसमें क्या करना है? उसमें एक छोटा सल्फ क्या करना है? छोटा सेलफोन को पूरी तरह से ग्लास के अंदर आ जाए, यानी ऐसे रखिए कि वो सेलफोन जो है जो पूरी तरह से उसके अंदर आ जाए। ठीक है, फिर क्या कीजिए? अपने किसी मित्र से इस सेलफोन पर फोन करने के लिए कहिए। तो यानी आपने ग्लास से उस सेलफोन को ढक दिया, यानी एक ग्लास, एक यहाँ पर एक सेलफोन है, तो क्या कर रखा है? उस सेलफोन को जो है क्या कर दिया है? आपने एक सेलफोन को लेकर सूखा ग्लास में, है ना, ग्लास के अंदर आ जाए, इस तरह से हमने इस सेलफोन को क्या कर रखा है? डाल रखा है, जो ग्लास के अंदर आ जाए। और उसके बाद फिर क्या कर रखा है हमने? उसके बाद फिर हम अपने मित्र से कह रहे हैं, है ना। हमने मित्र से क्या कहा कि उसमें जरा फोन कीजिए, जिस सेलफोन को आपने उस ग्लास के अंदर ढक रखा है। तो क्या आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी? तो क्या होगा? अब गिलास को अपने हाथ से पकड़कर अपने मुंह को क्या करना है? अब गिलास को अपने हाथ से पकड़कर अपने मुंह को खुले सिरे से हटा दीजिए। ठीक है, खुले सिरे से क्या करना है? सटा कर रखिए। अपने मित्र को पुनः आप फोन करने के संकेत दीजिए। तब क्या होगा? गिलास में वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज सुनने का प्रयास कीजिएगा।
तब क्या अंतर महसूस होगा। प्रथम स्थिति में क्या था, गिलास में सेलफोन की यानी खुला, ये ग्लास जो है प्रथम स्थिति में हमने क्या किया, जो सेलफोन रखा, सेलफोन जो रखा तो ग्लास जो है खुला है, ठीक है। खुले गिलास में सेलफोन की घंटी की आवाज उसमें उपस्थित वायु के कण के कारण हमें सुनाई दिया। और दूसरी स्थिति में क्या हुआ, दूसरी स्थिति में मुंह से वायु खींचने पर गिलास के अंदर की वायु कम हो गया, ठीक है, जिससे कि घंटी की ध्वनि क्या है, कम सुनाई देता है। तो यहां तक कि जो यदि ग्लास के अंदर की पूरी वायु को अगर खींच लिया जाए तो सेलफोन बजते रहने पर भी सेलफोन की घंटी सुनाई नहीं देगा। तो हमने क्या किया, जो है दूसरी बार क्या किया, गिलास को अपने हाथ से पकड़कर अपने मुंह को जो खुले हुए सिरे से सटा के रखा हुआ है, ठीक है। फिर जब घंटी बजाते हैं तब क्या होता है, तब कम सुनाई देता है। कैसा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, जिससे कि घंटी की ध्वनि जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो इन क्रियाकलाप से क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि का संचरण कहां पर भी होता है, वायु में भी होता है। और वायु के ना रहने पर यानी निर्वात, निर्वात क्या है, वायु के ना रहने पर, ठीक है, निर्वात, वायु के ना रहने पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ठीक है। तो हमने इससे हमें क्या पता चला, ध्वनि के संचरण के लिए किसकी जरूरत है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि के संचरण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसी भी एक माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस रूप हो, चाहे द्रव रूप हो, चाहे गैस रूप हो, तो हमें जो है माध्यम की जरूरत होती है। तो ये इसे ये समझ में आ गया ना कि क्या है। तो और हमने क्या देखा कि ध्वनि का संचरण जो है ठोसों में सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक ठोस पदार्थों में होती है। अब हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन, किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे परीक्षणों को आप जरा करके देखिएगा और देखिएगा कि क्या उसका रिजल्ट निकलता है, ठीक है। अब जो है हम देख रहे हैं ध्वनि का परावर्तन, परावर्तन। अब जो है किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाते हैं, परावर्तन। यानी परावर्तन क्या है, आपने लाइट में पढ़ा ना, आपने प्रकाश में भी देखा परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है कि ध्वनि कैसा होता है, ध्वनि है ना, ध्वनि जो है क्या होता है, ध्वनि, ध्वनि किसी माध्यम से, किसी माध्यम से जो है ध्वनि टकरा कर, ठीक है, माध्यम से ध्वनि टकराकर पुनः यानी टकराकर पुनः उसी स्थिति में, पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तब ध्वनि का जो है परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की भांति क्या है, ध्वनि में भी क्या है, परावर्तन होता है, ठीक है। तो ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का क्या करता है, पालन करता है। तो हमें से क्या पता चला, प्रकाश की तरह ध्वनि में भी क्या है, ध्वनि में भी क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे प्रकाश को हमने देखा ना किस तरह से परावर्तन हुआ, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखने लगती है, तो परावर्तन होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो अब इसके लिए जो है एक क्रियाकलाप बता रखा है 14.5, सभी ध्यान से देखिए उस क्रियाकलाप को, जिसमें हम देखते हैं कि क्या दे रखा है, ठीक है। उस क्रियाकलाप को जरा देखते हैं। तो ये देखिए इस क्रियाकलाप के लिए क्या ले रखा है, समान लंबाई तथा समान लंबाई और व्यास के गत्तों के दो खोखले बोतल ले रखे हैं, ठीक है। जैसे दो खोखले बोतलें हैं ये, ठीक है। गत्तों के क्या ले रखा है, दो खोखले बोतलें ले रखा है। और लकड़ी या कांच की, ठीक है,
लकड़ी या कांच के चिकने तख्ते के सामने क्या कर रखा है, गत्ते के खोखले, ऐसे ऐसे लकड़ी यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के सामने क्या कर, इसके सामने क्या कर रखा है, ये जो है गत्ते के खोखले बेलनों को किसी झुकाव पर रखिए। तो यानी उसको इस तरह से ऐसे झुकाव पर रखा हुआ है, ठीक है, कोण, यानी किसी कोण की तरह उसको रखना है। अब जो है दोनों बेलनों के बीच में क्या करना है, इन दोनों बेलनों के बीच, तरह से हमने पहले ये रख दिया है, उसके बाद क्या कर रखा है, दोनों बेलनों के बीच में एक लकड़ी का पर्दा रखिए। देख रहे हो ना, ये क्या है, एक लकड़ी का पर्दा रखा हुआ है। पहले बेलन के सिरे पर चित्रानुसार क्या करना है, आपको घड़ी रखना है या कोई भी चीज जो आवाज करे, ठीक है। तो एक घड़ी रखा हुआ है जो टिक टिक की ध्वनि क्या है करती है। और दूसरे जो बेलन होता है, जो बेलन के खुले सिरे पर क्या कीजिए, आप अपने कान को रख दीजिए, यानी अपने सिर को, ठीक है, रखकर कानों से क्या कीजिए, कान इस तरफ को रखकर उस ध्वनि की टिक टिक को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या करना है आपको, उस ध्वनि के टिक टिक को सुनने का प्रयास करना है। तो इस क्रियाकलाप से क्या होता है, ध्वनि परावर्तन के कारण, यानी ध्वनि के जो है इसे ऐसे आकर टकरा कर वापस यहाँ को आ रही है, तो ध्वनि जो है परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। जब दोनों बैलों का झुकाव यानी कोण, देख रहे हो ना, कोण क्या है, जब एक समान होता है तो क्या होता है, जो आपतन कोण है ना, जो आपतन कोण है, यानी बेलन वन का, जो बेलन वन का जो आपतन कोण है वो क्या होगा, वो जो है अभिलंब, यानी अभिलंब देख रहे हो ना, तो अभिलंब तीन के बीच में, यानी अभिलंब के बीच में क्या होगा, तथा परावर्तन कोण के बीच में, यानी बेलन दो के बीच में क्या है, वो कैसा होगा, उसका मान जो है बराबर होगा। तो क्या देखा, जब दोनों बेलनों का झुकाव एक समान होता है तो आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है, ठीक है, और अविलंब, यानी ये तीनों का अविलंब के बीच में जो होता है उसका मान जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। और एक और बात है कि सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या है, धातुएं जो होती है वो ध्वनि की अच्छा परावर्तक है, और थर्मोकोल, कॉर्क, कपड़ा आदि जो है ध्वनि के अवशोषक है। तो यानी धातुओं में क्या है, अच्छे से परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये हमने परीक्षण के द्वारा हमें पता चल गया कि क्या होता है, जो है ध्वनि का परावर्तन होता है, ठीक है, ध्वनि में क्या होता है, परावर्तन होता है। अब जो है हम देखते हैं कि किस तरह से जो है प्रतिध्वनि, यानी जब आप कोई बात सुनते हो या कुछ भी सुनते हो, कोई भी ध्वनि सुनते हो, तो क्या है वो वापस टकरा कर आपके कानों तक, है ना, उसकी जो है प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। तो हम देखते हैं प्रतिध्वनि क्या है, एको जिसको बोलते हैं। जैसे कि माइक में कोई बात कर रहा हो तो क्या है, उसकी जो है प्रतिध्वनि टकरा कर फिर से आपको सुनाई देता है, एको, ठीक है। तो किसी पहाड़ी के पास या किसी हॉल में चिल्लाने से क्या होगा, हमें हमारी आवाज जो है, ध्वनि जो है दोबारा सुनाई देगा। इससे हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी वापस आपको वही आवाज दोबारा दोबारा गूंजते हुआ सुनाई देता है। और ये क्यों होता है, ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। हमने बताया ना अभी, टकराती है ध्वनि, ध्वनि के परावर्तन के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। तो फिर देखते हैं गूंज क्या है, गूंज, ठीक है, जैसे गूंज उठता है ना कोई भी, उसे क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है, रिवर्बरेशन, ठीक है। तो किसी उचित परावर्तक तल यानी घाटी हो या कोई ऊंची इमारत हो के सामने, जो उसके सामने जो है ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि का स्रोत को बंद कर देने पर क्या होता है, परावर्तक तल से बार बार परावर्तित होने से ध्वनि का प्रभाव कान पर काफी समय तक रहता है। अगर किसी ऊंची जगह पर खड़े हो, किसी घाटी में खड़े हो, है ना, ध्वनि के इस दीर्घीकरण यानी
प्रोलोंगेशन यानी बहुत देर तक जो सुनाई देता है को गूंज को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें दीर्घीकरण यानी बहुत देर तक आपको सुनाई देता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, गूंज कहेंगे या अनुरण। ठीक है, अनुरणन कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, यानी प्रतिध्वनि में जो ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है, एक बार होता है। और जो गूंज में ध्वनि का जो परावर्तन है, ठीक है, ये एक बार होता है। और जो गूंज गूंज में ध्वनि का जो परावर्तन है वो क्या कैसा होता है, बार बार होता है, यानी बहुत आपको से बार बार सुनाई देगा। ठीक है, जैसे कोई आवाज कर रहे हो तो वो आवाज फिर से वापस 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 आकर आपको बहुत देर तक सुनाई देगा। तो प्रतिध्वनि का उपयोग जो हम कब करते हैं, प्रतिध्वनि का उपयोग जो है हम कब करते हैं, जब जल में स्थित, तो हम लोग देखते हैं जो एक को, ठीक है, तो प्रतिध्वनि का उपयोग जो है हम लोग कैसे करते हैं, प्रतिध्वनि का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने के लिए। तो किसके लिए करते हैं, वस्तुओं की गहराई को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने के लिए, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने के लिए, कीटों द्वारा भोजन की खोज में, और समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने के लिए, समुद्र में मछलियों के झुंड की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, सभी के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। अब जो है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनके उनका जो श्रवण है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमने प्रतिध्वनि और गूंज देखा, और कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं उसको आप लिख कर भी आओगे। ठीक है, वो आपकी किताब में दिया हुआ है। अब जो है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, उनका श्रवण। ठीक है, अब जो है मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र तथा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। कैसे हम लोग बोलते हैं, और तो क्या होता है, वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा ध्वनि को सुनता है उसे हम क्या कहते हैं, कहाँ से हम ध्वनियों को सुनते हैं, कान से सुनते हैं, है ना। और वस्तुओं के कंपन द्वारा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वायु के माध्यम से कंपन द्वारा ध्वनि क्या होता है, हमारे कानों के परधों तक पहुंचती है। और जो कान का पर्दा क्या करता है, कंपन करने लगता है ना। कान के अंदर की एक विशेष संरचना के कारण क्या होता है, पर्दों के कंपन द्वारा, है ना, पर्दों के क्या होता है, कंपन द्वारा प्राप्त ध्वनि हमारे संकेत यानी हमारे मस्तिष्क तक वो पहुंच जाता है, और क्या होता है, हमें ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, और हमें पता है ना, कान एक क्या है, बहुत ही कोमल संवेदनशील अंग है, और इसकी सुरक्षा जो है बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं जब बुरी तरह से जहां पर ध्वनि हो वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, यानी ज्यादा ध्वनियों को अपने कान पे नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने कान बंद कर लेना चाहिए। अब जो है हम देखते हैं ध्वनि जो है सुस्वर। ठीक है, यानी म्यूजिकल, और क्या होता है, एक रूप शोर यानी नॉइस, है ना। तो नियमित एवं आवर्ती कंपनों से जो उत्पन्न ध्वनि जो हमारे कान पर जो मधुर प्रभाव डालते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सुस्वर कहेंगे। जैसे कि कोयल की कूक हो, पपीहे की टेर हो, है ना, संगीतमय वाद्य यंत्रों की जैसे वीणा बांसुरी, इन सबको। तो वो जो स्वर हमें कानों में सुनने में सुगम हो उन्हें हम क्या कहेंगे, सुस्वर कहेंगे। और शोर क्या है आपको पता है ना, जब क्या होता है, अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर कर्कश प्रभाव करता है ना, शोर कहलाती है। जैसे आप
कोई अगर आपके साथ उच्च स्वर में बात कर रहा हो तो आपको क्या होगा, कान में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे लाउड स्पीकर का तेज बजना, मच्छरों की बिनबिनाहट आपके कान के पास जब होती है तभी भी आपको क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है ना। और वैसे ही पटाखों के फुटने पर, यानी जो भी जोर जोर से जो ध्वनि सुनाई देता है उसे हम क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। ठीक है। तो शोर क्या होता है, शोर का जो है हानिकारक प्रभाव होता है। हम्म प्रभाव और नियंत्रण देखते हैं क्या है, शोर का जो है हानिकारक प्रभाव क्या है। तो जो वातावरण में अत्यंत अवांछित ध्वनियों को जो शोर प्रदूषण, यानी शोर कहते हैं, है ना, शोर प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो आप सबको पता है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जैसे वाहनों की ध्वनिया, तीव्र विस्फोटक ध्वनि, है ना, कारखानों के लाउड स्पीकर, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। तो इसके जो है हानिकारक प्रभाव क्या है, परिवेश में शोर का स्तर अगर लगातार उच्च बने रहने पर क्या होता है, हमें सुनने की शक्ति, है ना, हमारी श्रवण क्षमता जो है, सुनने में हमें तकलीफ होती है, यानी श्रवण श्रवण क्षमता क्या होता है हमारा, नष्ट होने लगता है ना। जब ध्वनि आप जब बार बार क्या है, जब शोर सुनते हो तब क्या होता है, जो श्रवण की शक्ति है, यानी जो सुनने की जो शक्ति है वो हमारी प्रभावित हो जाती है। इससे बहरापन हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में सामाजिक क्या होता है, व्यवहार सब प्रभावित हो जाते हैं। और शोर में रहने वाले जो है भगुदा, यानी असामान्य सामाजिक व्यवहार करते हैं, यानी अजीब अजीब ऐसे व्यवहार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो लोग शोर में रहते हैं, है ना, तो उन्हें क्या है, उनकी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो है जैसे अनिद्रा होती है, उन्हें अति तनाव की माहौल होता है और चिंता बनी रहती है। तो इस तरह से जो है शोर हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, जो क्या है, हानिकारक प्रभाव है। और नियंत्रण क्या है, हम लोग कैसे शोर को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण। तो जो है शोर को हम लोग किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, शोर को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण को हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, है ना। हमें जो है अपने वाहनों की जो है अच्छी देखरेख रखाव करना चाहिए ताकि वो ज्यादा आवाज ना करे। और जो है कम तीव्रता वाले जो पेटीनुमा ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो हमें इन ऐसे और बहुत सारे उपाय कर कर क्या कर सकते हैं, जो है शोर को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि कंपन के कारण क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है ना। हमने क्या देखा, कंपन के कारण क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। और ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, चाहे वो ठोस रूप हो, चाहे द्रव रूप हो, चाहे गैस रूप हो। और ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं होती है, यानी जहां पर कुछ ना हो वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। और प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है। ठीक है, प्रतिध्वनि में जो है ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है, केवल एक बार होता है, एक बार होता है। जबकि जो है गूंज में, है ना, जब गूंज उठा सब बोलते हैं ना आप, तो गूंज में जो है ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। ठीक है, बार बार होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे कम होती है। फिर हमने क्या देखा, ध्वनि की जो चाल है वो किसमें सबसे अधिक होती है, ठोस में, ठोस वस्तुओं में अधिक होती है ना। और जो द्रव वस्तु है, द्रव में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ध्वनि की चाल। तो इतनी सारी बातें हमने इस पार्ट में, अपनी इकाई में ध्वनि में पढ़ा। तो इन सबको आप क्या कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को लिखकर आप अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।